अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। ज़िलहज के पहले 10 दिन हैं। जिस तरह के रमज़ान की आखिरी 10 रातें होती हैं, इनकी भी एक शदीद एक अहमियत है दीन इस्लाम के अंदर। और ये अयाम हज हैं, इनके बारे में ये राय भी रखी जाती है कि ये वो दिन है जिसके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम को कोह तूर पे 10 दिन की मज़ीद मोहलत मिली थी। जब पहले 30 दिन की मुलाकात काफ़ी ना साबित हुई और 10 दिन और मज़ीद अल्लाह ने अपने पास रखा, तो ये बड़े पाक दिन हैं। इनके दिन और इनकी रातें रोज़ों में, नेकोकारियों में, नाख़ून ना काटने में, बाल ना नोचने में, कुर्बानी की तैयारी करने में, ज़्यादा से ज़्यादा नेकोकारी में गुज़ारने चाहिए, बिकॉज़ अल्लाह को ये दिन बहुत अज़ीज़ हैं 10। इनके अंदर कोई भी नेकी की जाए, और जो आम नेकियों में से नेकियां हैं, नमाज़ पढ़ना, सदका देना, रोज़ा रखना, ये सब कोशिश करें। 9वीं का तो वैसे ही इंशाअल्लाह ताला जो अरफ़ात का दिन है, उसमें तो इंशाअल्लाह सब रोज़े की कोशिश करते ही हैं, लेकिन बाकी 10 दिनों के अंदर भी अच्छे काम करें। बाकी ये है कि वल्लाह ये ज़िलहज की ये कोई ये नेमत है या कोई बरक़ात है या क्या है, साइफ़र केस जो है वो ड्रॉप साइट के ज़रिए सामने आ गया। और साइफ़र की तफ़ासील सबने पढ़ी हैं। अब अल्लाह जाने इसमें हकीकत कितनी है कि वो डॉक्यूमेंट जो पब्लिश किया गया है ड्रॉप साइट न्यूज़ की जानिब से, क्या वो वही है और ये कहाँ से आया और क्या तफ़सील है इसकी। ये संदेशे जो हैं ये क्या हैं, कब हैं, कैसे हैं? है तो बहुत ही फ़नी, बहुत ही विंडिकेशन और मज़ा भी मिल रहा है एक तरह से, क्योंकि 2 साल हमने एक तूफ़ान बदतमीज़ी देखा है कि भई ये तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि कुछ साइफ़र नाम की भी चीज़ है और ये है या वो है। और अभी आप देख रहे हैं कि एंटी पीटीआई सेंटिमेंट्स जो हैं वो कोप कर रहे हैं। हकीकत ये है जो सुबह असद भाई ने भी बयान की थी कि 2 से 3 दिन के अंदर आप देखेंगे कि पीटीआई, हुकूमत, ऑपोजिशन, सारे जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं सरकार के, डीप स्टेट, वो अपने-अपने मौक़िफ़ बनाएगी इसके बारे में कि क्या हमने राय रखनी है। फ़िलहाल नी जर्क राय तो यही दे रही है सरकार के, देखें ये तो हाई ट्रीज़न है। बहुत बड़ी गद्दारी है कि किसने पब्लिश कर दिया, हम ठीक है मान लेते हैं। सरकार के प्रोटोकॉल्स आप लोग बेहतर जानते हैं, यकीनन गद्दारी होगी। लेकिन अगर ये गद्दारी है देन दैट मीन्स कि ये डॉक्यूमेंट भी रियल है, और अगर ये डॉक्यूमेंट रियल है और ये अवाम की नज़रों में आ गई है, तो सोचने वाली बात है कि जमहूरी एहसास और इक़्तिदार कितने कोई अमल में लाए जाते हैं, पाकिस्तानी रियासत के अंदर भी या दुनिया की तमाम रियासतों की तरफ से भी। आप तमाम ममालिक में देखें कि क्या अमेरिका इस तरह का अमल दखल करके क्या कर रहा है। बाकी ये किसी को अगर कोई शक शायबा 2026 के अंदर है कि रजीम चेंज कराई जाती है, कलर रेवोल्यूशन कराया जाता है दुनिया के अंदर, दर्जनों नहीं 100 के करीब लगभग रजीम चेंज अमेरिका ने कराए हैं अपनी तारीख़ में। दुनिया के ममालिक में, तगड़ों में, कमज़ोरों में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है, वायलेंट कू किए जाते हैं, इकोनॉमिक थ्रेट के, डिप्लोमेटिक थ्रेट के टुकड़े जाते हैं। तो ये कोई इस बात में किसी को अगर शक है ना अभी भी, तो प्लीज़ आप लॉग ऑफ कर जाएँ प्रोग्राम से। आप आपसे क्या ही बात की जाए, आपसे क्या ही गुफ्तगू की जाए। बट एट द सेम टाइम अगर किसी को ये अंदाज़ा है, ये आइडिया कि इमरान खान साहब या पीटीआई की हुकूमत से सिर्फ मसला अमेरिका को था या किसी और को नहीं था, नहीं, यहाँ डोमेस्टिक नाराज़ ग्रुप्स हैं पॉलिटिकल ग्रुप्स के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जो पर्टिकुलरली खुश नहीं थे उनकी परफॉर्मेंस से फॉर डिफरेंट वैरायटी ऑफ रीजंस। लेकिन एक बुनियादी रीज़न डेफिनेटली लगता ही है, अगर साइफ़र को मान लिया जाए तो इस बात में फिर कुछ हक़ानियत है, कुछ सच्चाई है कि अमेरिका नाराज़ था, और ये बात कहीं ना कहीं रजिस्टर हुई है पावर कॉरिडोर में पाकिस्तान के कि यार ना कड्डो। वेदर दैट वाज द टेस्टर जो लगाया गया था रशिया का और अल्टरनेट ऑयल और फ्यूल सोर्सेज के लिए, वेदर वो अफगानिस्तान के साथ अमन की बात थी, यूक्रेन का साथ न देने की बात थी, ईरान के साथ पिंगे या दोस्तियां थीं, बहुत डिफरेंट एंगल्स से, अल्लाह बेहतर जानता है। एक एतबार से देखा जाए तो अमेरिका की रियासत के लिए इमरान खान की रजीम से बेहतर कोई रजीम नहीं थी, क्योंकि आते साथ उन्होंने सी पैक को बर्बाद कर दिया। रज़ाक दाऊद साहब ने स्टेटमेंट दे दी कि सी पैक के सारे कॉन्ट्रैक्ट ख़राब हैं और चाइनीज़ को हमने नाराज़ कर लिया। उस टाइम पे हमें ये लगता था कि ये अमेरिका ने झंटे हैं, ये भी ख्याल आता था यार ये तो अमेरिका ने झंटे उन्होंने आगे किए, कि मैं सी पैक का काम करता था, आपको पता है मैं वोट भी नहीं करता पीटीआई के लिए, और मैं बड़ी तनकीद करता होता उनके ऊपर, बल्कि मुझे मजाक से पटवारी या ईओन का एजेंट और ये सब बातें भी लोग लिखते होते हैं। लेकिन मेरी कोई ऐसी मोटिवेशन नहीं है, मैं नून लीग का वोटर भी नहीं हूँ, पटवारी भी नहीं हूँ ना, मैं को बहुत फौज का कोई डाई हार्ड हूँ ना, मैं स्टेट का, मैं एक नॉर्मल पाकिस्तानी शहरी की तरह देखने की कोशिश करता हूँ। तो तब हमें लगता था कि इमरान खान और पीटीआई वाले जो हैं वो बर्बादी कर रहे हैं और चाइना के साथ मामला ख़राब कर रहे हैं और खित्ते के अंदर जो है वो बदअमनी क्रिएट कर रहे हैं। सीपैक को क्यों उन्होंने इस तरह से रोल बैक किया, बट अब कुछ मामला और मज़ीद एम्ब्रॉयल या कन्फ्यूज़ हो गया। तो आने वाले दिनों में हकीकत पता लगेगी। उम्मीद करता हूँ कि यार ये बड़े वाज़ेह तौर पे बयान होगा मौक़िफ़, और अब इस हद तक एम्बैरेसमेंट चली गई है कि फ़ौरन मीडिया एजेंसी पाकिस्तान के अंदर इस तरह अमल दखल करके हमारे सिविक पॉलिटिकल प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रही है ऑन सम डॉक्यूमेंट्स जो लीक की गई हैं, वल्लाह वो सीआईए की जानिब से उनको मिल गई हैं या यहाँ से कोई लीकर है, मैं नहीं तफसील में जाता, बट द फैक्ट कि ऐसी डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करती है और वो एक अमेरिकन आउटलेट हमें माथे पे हमारे सर पे वो डंडे बरसा रहा है, और हम इतने कमज़ोर विकेट पे हैं कि हमें उसको देख के खौफ आ रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, हमारी रियासत जो है वो करवटें ले रही है और वो प्लानिंग कर रही है कि अब क्या करना है, अब कैसे करेंगे। तो
तो ये मुझे ख़ास पसंद नहीं आई। मुझे एज़ अ पाकिस्तानी ये बात सेटिस्फाइंग नहीं है कि यार इतना सा था। ज़रा सी मतलब एक बात, ना इस अमल का होना, ना इस बात का इस तरह से रिपोर्ट होना, दोनों बातें मुझे बहुत ज़्यादा मायूस कुन मतलब मेरे लिए साबित हुई हैं कि यार इतना ही तप्पड़ है हमारी, हम इतने ही कमज़ोर हैं इनके सामने। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि इसमें से कोई खैर ही निकलेगी और अब और मजबूर होंगी हमारी स्टेट और हमारे पॉलिटिकल जो ग्रुप्स हैं, जितने भी पार्टीज़ हैं, जितने भी पावर सेंटर हैं, कि आपस में सुलह कर लें। हमने एक कौम ही रहना है, हमने इसी मुल्क में ऑपरेट करना है। तो ये इतनी बड़ी 2-2.5 साल से जो ज़ख़म बना हुआ है ना कौम के दिल में, और उसमें से खून रिस रहा है, उसमें पस डल गई है 9 मई और उसके बाद से होने वाले वाक़यात की, जहाँ सिविल इदारों ने हमारे लोगों को और इवन हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने हमारे लोगों को हरासा किया, जेलों में दड़बों में बंद किया, मुकदमे लगाए उल्टे सीधे, लोगों ने सियासी इंतकाम लिए एक दूसरे से। तो इसको हील करने की ज़रूरत है। जितना और इसको खोलेंगे, बाहर से और आके लोग एक्सप्लॉइट करेंगे। ड्रॉप साइट न्यूज़ अपना काम कर रही है, किसी के एजेंडे पे, किसी के प्रोपेगेंडा पे, वो सब बातें अलग हैं। मैं यहाँ गेज करने नहीं बैठा हुआ, बट एक रिपोर्टर रिपोर्ट करता है और जो जितनी बड़ी रिपोर्ट उनके हाथ आती है वो करते हैं, पॉलिटिकल एफिलिएशन असाइड। तो दिस इज़ एम्बैरेसिंग फॉर अस। ये नहीं नौबत आनी चाहिए कि पाकिस्तान इस तरह से डिस्कस हो रहा हो और हमारे फैसले बाहर बैठ के हो रहे हो कि यार इखलाकी हाल क्या है इनका, सियासी हेल्थ कैसी है सब पाकिस्तान की। हमें ख़ुद पैमाने तय करने चाहिए और उन पे उतरना चाहिए कि हमारी सियासी तर्ज ज़िंदगी का कैसा होगा और समाजी ज़िंदगी का कैसा होगा, रादर देन अमेरिका आके हमें डिक्टेट करे या कोई अमेरिकन आउटलेट आके डिक्टेट करे। एग ऑन आवर फेस बाय द वे, हमारी ये तमाम में सागा में ये कहता हूँ, एग ऑन आवर फेस, हमने अपने आप को इसमें फंसाया। अब ये महरोज साहब ने बात की है, एक कट मैंने लिया था, मेरा गला बहुत ख़राब है तो मैं पानी पी रहा था। महरोज साहब ने उस कट में ये बात की है कि सिंध की खबरों में पिंकी वो कोकेन वाली खातून जो है अलेजेडली, अल्लाह जाने वो है कि नहीं मामला उनका, बेहतर अल्लाह जानता है और अदालत बताएगी, लेकिन और वफाक के लिए साइफर वाला मामला आ गया। तो दोनों तरफ से जो है वो जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का सपोर्ट स्ट्रक्चर था स्टेट के लिए, उनको कमज़ोर किया जा रहा है। वल्लाही ये इन्होंने कंस्पिरेसी थ्योरी घुमाई है कि उनकी 28वीं अमेंडमेंट की खातिर जो है ना वो का चाबी टाइट करना, मतलब अल्लाह जाने यार हमने ज़ाहिर को देखना है, जो जो रिपोर्ट होता है जो हम पढ़ सकते हैं, थ्योराइज ही कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय नहीं है। ये महरोज़ ख़ान इधर रहते हैं इस तरफ मेरे, ये उल्टे हाथ पे क्या ऑफ कैमरा, इन्होंने इनकी ये राय है। अब ये मज़ीद कट के बाद इंकशाफात कर रहे हैं महरोज साहब। मैं जैसे ही मुझे बता रहे हैं मैं मान लेता हूँ, मिनोवन ये कह रहे हैं कि पिंकी साहिबा के लिए बैकअप जनरेटर्स लगाए गए हैं। जेल में उनकी मुलाकात जो है वो बड़ी, वो उनको उसने कर दी, प्रोटोकॉल के तहत बाहर हो गई जेल के। 30-40 तैनात उनके लिए अफसर किए गए हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए। और आई हैव नो आइडिया ये क्या केस है, आने वाले दिनों में पता लग जाएगा क्या स्टोरी बिल्ड हो रही है। लेकिन जो एक्चुअल खबर रिपोर्ट करने वाली है कि ईरान ने एक 14 पैराग्राफ का अपना एक टेक्स्ट भेजा है, एक पैगाम भेजा है पाकिस्तानी मीडिएटर्स को अपने, और वो अब ये कम्युनिकेट करेंगे वाशिंगटन को। ईरान ने अपनी कुछ थोड़ी सी प्रीवियस प्रपोजल को अमेंड किया है, यानी यूएसए का काउंटर टैक्स रिसीव करने के बाद कुछ उसको चेंज किया है। वो भी 14 पैराग्राफ का था, इनके भी 14 पैराग्राफ का जवाब भी वो आया। ईरानी नया फोकस है वो जंग बंदी के लिए, परमानेंट जंग बंदी के लिए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है कि अमेरिका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ऐसी मराहत दे, कोई ऐसी छूटें दे कि नज़र आए कि अमेरिका संजीदा है जंग बंदी के लिए। और ये सारा कुछ, और दोनों साइड जो हैं वो टेक्स्ट को चेंज करते रहेंगे इस 14 पैराग्राफ फॉर्मेट में वाया पाकिस्तान। ये तस्नीम ने भी इसको, तो तस्नीम जो IRGC की खबरों का चैनल है जो ऑफिशियल उनकी करता होता है, जिस तरह एक्सियोस है पेंटागन का और वाइट हाउस का, उस तरह तस्नीम है, उन्होंने ये बात कहा कि अभी चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन पाकिस्तान ने, अच्छा इसमें ये बात, और दूसरी उन्होंने ये बात की तस्नीम वालों ने कि ईरान को अमेरिका की जानिब से एक डिप्लोमेटिक केबल्स के ज़रिए ये छूट दी गई है कि आप तेल की तिजारत बाकी रखें अपनी, और ये IRGC ने भी कंफर्म की तस्नीम न्यूज़ के ज़रिए, ताकि और आप जब तक कि हमारी कोई एग्रीमेंट नहीं हो जाती ओवरऑल इस जंग के अतबार से, बड़ी कोई एक हमारी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं हो जाती, तब तक आप पे तेल से मुतल्लिक जो सैंक्शंस हैं उनको हम हटा देंगे। अब ये अमेरिका अगर ये मामला ऐसे ही है और ऐसे चलने देगा अगर मिसाल तौर पे, तो इसके पीछे उसकी नीयत ये होगी कि वो एग्जैक्टली ओवर द एज नहीं जाना चाहता अभी जो ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो बना हुआ है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट जो है वो अमेरिका की मार्केट है, जो पेट्रो डॉलर का निज़ाम है अमेरिका का, उसके ऊपर एक हेजेमनी है उसके ऊपर। और दुनिया के एक तमाम रीजन्स के अंदर देखा जाए तो एक ही रीजनल हेजेमोन है अपने खत्ते के अतबार से भी, यानी चाइना भी अपने खत्ते में अन्नदाता नहीं है। वहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान और बड़े मुल्क करीब, रशिया है बाजू में, रशिया भी अन्नदाता नहीं है। यूरोप के अंदर बड़े बड़े बुर्ज हैं, अफ्रीका के अंदर भी कोई एक मुल्क दूसरे पे, इजिप्ट सब पे गालिब नहीं है, जैसे मोरक्को, अल्जीरिया, उनके अंदर भी कुछ दमखम है।
अपने खित्ते के अंदर देखा जाए, जो ट्रांस अटलांटिक खित्ता है, जो नॉर्थ अटलांटिक का खित्ता है, जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, 2 बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, वहाँ अमेरिका अंधदाता है। सो एज़ द ट्रू रीजनल हेजेमॉन जो पूरी दुनिया में और बल्कि मॉडर्न हिस्ट्री में वाहिद रीजनल हेजेमॉन है, अपनी यूनिक ज्योग्राफी, अपनी यूनिक डेमोग्राफी, अपनी यूनिक मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ और इकोनॉमिक डायनामिज़्म की वजह से अमेरिका जो है वो अन्नदाता होने के तहत ग्लोबल इकोनॉमी का मास्टर है। तो ईरान के साथ जंग जो है उसके अंदर जो मामलात रहे हैं तेल और एनर्जी सप्लाई के, उसका नुकसान ग्लोबल मार्केट को हुआ है और वो अमेरिका ने भी उठाया है ज़्यादातर। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइ-फाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं। लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया है, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है। इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। चाइना से भी जो मदद फराहम करना चाह रहा है अमेरिका, वो यही है कि जंग बंदी के एतबार से, क्योंकि अभी शायद अमेरिका रेडी नहीं है उस ग्लोबल कोलैप्स के लिए, जो कि लगता था कि अमेरिका शायद उसको पुश करवा रहा है कि एक ग्लोबल कोलैप्स आ ही जाए ताकि उसको टाइम मिल जाए रीबिल्ड करने में। अब वेदर नॉट ये अमेरिका की डीप स्टेट की ख्वाहिश है या ये एक टेम्पररी शॉर्ट रन ट्रंप रिजीम, ट्रंप एडमिन की ख्वाहिश है कि पॉलिटिकल विक्ट्रीज़ को मेंटेन करने के लिए वो चाह रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं, ऑयल एनर्जी प्राइसेस जो हैं, या वो मेंटेन हो जाएं या थोड़ी सी पीछे आ जाएं, वापस मार्केट थोड़ी स्टेबलाइज कर जाएं। मेरी जाती राय है कि ये अमेरिकन डीप स्टेट की ख्वाहिश नहीं है, ये एक टेम्पररी रिलीफ डोनाल्ड ट्रंप की रिजीम चाह रही है, उनकी एडमिन चाह रही है, बिकॉज नवंबर इलेक्शंस होने और वो आगे आने वाले दिनों के अंदर कुछ एक सैल्वेज करना चाहते हैं, कुछ विक्ट्री, वरना उनको टोटल वॉर में जाना पड़ेगा और वो नवंबर इलेक्शन से पहले जा पाएंगे ये अल्लाह बेहतर जानता है। अलबत्ता नवंबर इलेक्शन के बाद जनवरी की ये बात ज़रूर की जाती है, माहिरीन ये कहते हैं कि जनवरी फरवरी के अंदर वो क्यूबा को ज़रूर हदफ बनाएगा, कम से कम एक रीजनल विन दिखाने के लिए, देखो मैं अपना काम पूरा कर रहा हूँ। अगेन अमेरिकन डीप स्टेट ने ये पूरा प्रोसेस अगले 50 साल में मुकम्मल करना ही करना है कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका के ऊपर बाकायदा फिजिकल हेजेमनी भी कायम करनी है, वायलेंस के थ्रू कायम करनी है, और ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप के ऊपर भी। लेकिन वो इस प्रोसेस को डिले और आप कह लें इंसेंटिवाइज कर सकता है या एक्सपेडाइट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ जो पॉलिटिकल रिजीम अटेम्प्ट कर रही होती है। अब ये सारी बातें एक तरफ रखें और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की अब ऑफिशियल रॉयटर्स के ज़रिए एक्नॉलेजमेंट को देखें। अब सारी सिनेरियो के अंदर हमने ईरान और अमेरिका को तो समझ लिया, लेकिन पाकिस्तान हम रहते हैं, जो हमारा मुल्क है, उसका क्या किरदार बनता है। पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया कि 8,000 के लगभग हमारे फ़ौजी जो हैं वो जवान तैनात थे सऊदी अरेबिया के अंदर और इस वक्त भी हैं, और अगर रिक्वायर्ड हो तो 80,000 तक भी ये तादाद जा सकती है। ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि टेक्निकल ऑपरेशन इन्होंने प्राइमरली करने हैं। पाकिस्तान ने बताया कि हमारी फ़ोर्स के अंदर JF-17, JF-17 थंडर जो हमारा इस वक्त टॉप जेट चल रहा है, चाइनीज़ HQ-9 डिफेंस सिस्टम्स भी, और पाकिस्तानी ऑपरेटेड इक्विपमेंट जो फाइनेंस्ड बाय रियाद है। यानी एक तो हमारा सामान है ना HQ-9 और JF-17, एक रियाद का अपना सामान जो ऑपरेट पाकिस्तानी अफवाज कर रही थी, और ये डिप्लॉयमेंट जो है प्रैक्टिकली सऊदी अरेबिया के दिफा के लिए वहाँ पे बैठी हुई है। इस ज़मन में सऊदी अरेबिया के किरदार को देखते हुए चाइना की मंशा पे, अमेरिका की मंशा पे, इनकी ईमा पे और अपनी आप कह लें मोटिवेशन पे, पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया ईरान वाले नेक्सस में बड़ा एक शानदार किरदार अदा फरमा दिया। एक दोनों साइड से एक बहस की जाती है। अमेरिकन कहते हैं कि चाइनीज़ पाकिस्तान को प्रेशर कर रहा है, चाइनीज़, और जो एंटी अमेरिकन, यानी चाइनीज़ तो बेचारे कुछ भी नहीं कह रहे, बट एंटी अमेरिकन जो नाकिद है अमेरिका के, वो कह रहा है कि चाइना के प्रेशर पे, यानी दोनों साइड से आर्गूमेंट की जा रही है। और दोनों में कुछ हकीकत भी है कि अमेरिका चाइना दोनों का प्रेशर पाकिस्तान पे रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने खुद भी इनिशिएटिव लिया है इस मामले में अपने आप को बीच में डालने का। मेरे बहुत से इश्कालात और बहुत से फियर्स हैं इसको लेके, लेकिन ओवरऑल अभी तक जो है नेट पॉजिटिव ही रहा है एज ऑफ नाउ, कि पाकिस्तान जो है वो सालसी के किरदार की वजह से ईरान की शिद्दत, दुश्मनी, सख्ती से बचा हुआ है, और साथ ही साथ अपना जो
गल्फ में फुटप्रिंट है, वो यूएई को स्किप करते हुए बड़ा तगड़ा बना रहा है। यूएई को स्किप करते हुए मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज़ यूएई हिस्टोरिकली एक नेगेटिव रोल अदा करता रहा है पाकिस्तान में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने देखा ऑनलाइन लोग बहुत आर्ग्यू कर रहे हैं कि वो जो टैक्स हेवन थी, बड़ा पैसा हमने वहाँ से मूव किया, तो इसका कोई पॉज़िटिव इम्पैक्ट तो पाकिस्तान पे नहीं आया। अगर आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पैसे रखवाने के एवज़ करोड़ों अरबों डॉलर जो हैं पाकिस्तान के लूटे हुए माल के और लॉन्डर्ड मनी लॉन्डर्ड जो हमारे एलीट का माल है, अगर वो दुबई से गुज़र के जाता है और उसके बदले हमें वहाँ सस्ती मज़दूरी की नौकरियाँ मिल जाती हैं, तो वो रेमिटेंस जो है वो शायद किसी तरह अज़ाला पूरा कर दे उन खरबों डॉलर का, अरबों डॉलर का जो इस मुल्क से निकाले गए हैं। तो ये कान को ऐसे पकड़ने वाली बात है और ये तो कान को पकड़ने वाली बात नहीं है, कुछ और ही पकड़ने वाली बात है। आपको कुछ भी नहीं लॉलीपॉप मिला है यूएई से। तो ये बात कंसिडर करते हुए यूएई को बायपास करना और हमारी उनसे दुश्मनी डेवलप हो जाना, मुझे इसमें बतौर पाकिस्तानी कोई हर्ज नहीं महसूस होता। मुझे ज़रा रत्ती बराबर भी जज़्बात नहीं मेरे अंदर उभरते कि नहीं यार देखो यार, यूएई को नहीं यार ख़राब ना करो। ईरान साइज़ में ज़्यादा बड़ा मुल्क है, उसकी ज़्यादा हिस्टोरिकल लेगेसी है हमारे साथ, हमारे ख़ित्ते के साथ कल्चरल वैल्यूज़ हैं, रिलीजियस बिलीफ्स हैं, आइडियल्स हैं, वर्ल्ड व्यूज़ हैं, ऑयल एंड गैस है, उनके पास एनर्जी है, हाँ, मिलिट्री टेक है, उन्हें हमारे से सामान चाहिए, वो हमारे ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंट है, हम उनके ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इतने से चुन्नू मुन्नू से एक क्या कहेंगे, चकला कह देंगे यूएई को, मनी लॉन्ड्रिंग चकला, या क्या नाम देना चाहेंगे आप। माजर के साथ मेरे जन्म में तो कोई अच्छा नाम नहीं आता दुबई और अबू धाबी के लिए। चकले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के अड्डे हैं, जेंटलमैन्स क्लब। उधर उससे हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की करनी है, ना हमारी कोई डेवलपमेंट होनी है, ना हमें कोई नान नफ़ा वहाँ से मिलना है। और प्राइमरली हमारा सारा काम सऊदी अरेबिया के ज़रिए ही होता है और ईरान एक बेहतर मार्केट हमारे लिए बनती है। तो बहरहाल इस सारे बढ़ते हुए सिनेरियो के अंदर जो प्रिंसिपल कंटेंशन मेरी अभी भी रहती है कि मगरिब नॉट विद स्टैंडिंग बहुत तगड़ा है, बट स्पेसिफिकली अगर अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिकन एम्पायर वेन कर रहा है हमारे खत्ते के अंदर। ख़ास तौर पे हम बहुत दूर बैठते हैं, उनसे लेने वाली मरात चाइना की बनस्बत आई डोंट नो कितनी कोई अट्रैक्टिव हो सकती है। हमारी लेवरेजिंग उनके खिलाफ, चाइना के खिलाफ अमेरिका की, हमारी दोस्ती की, आई डोंट नो कितनी देर चल सकती है। रियासत के लोग बेहतर जानते हैं, उनका फैसला। मेरी अकल कहती है कि नहीं, इट्स टाइम टू अबैंडन शिप, बिकॉज आप नोट करें कि हड्डी बोटी भी नहीं बांटने को। हमारी फॉर एग्जांपल जो एक पेटी विक्ट्री है इंडिया के ऊपर, उसका 7-11, 8-11, 9-11, 11-0 गिराते गिराते डोनाल्ड ट्रंप अनथक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो किसी वजह से ये सुना रहे हैं बार बार शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का नाम ले रहे हैं, इस बिकॉज उन्हें इंडिया चाहिए। ही इज़ डिमांडिंग इंडिया कि मेरी गोद में आ गिरो, जैसे कि ओबामा और बाइडन के दौर में गिरे थे और मेरे पहले दौर में गिरे थे और मेरा क्वाड अलायंस बनाया था और चाइना की कंटेनमेंट की बात की और ये सब। अब क्योंकि पाकिस्तान ने फेंटी लगाई और पाकिस्तान ने अपने आप को जोग्राफी तौर पे एक हकीकत के तौर पे मनवाया है दोबारा कि नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, तो अब वो ये किताबें पढ़ रहे हैं, आसमान और ज़मीन के मिला रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अब 2 और जो जहाज़ गिर गए अमेरिका के, जो आपस में टकरा के गिरे हैं, वल्ला ये अब वो इंडियन एयरफोर्स से ट्रेनिंग लेके उन्होंने ये कारनामा किया है क्या, देखो मेल फंक्शन था, तो अब उनका भी तो स्कोर कार्ड 47 से 49 हो गया। तो अब हकीकत ये है कि ये 2 भाई एक दूसरे के लिए बने हैं खत्ते के अंदर। अमेरिका के 4 ही अलाइज दुनिया में रह जाएंगे, 5 कर लें आप, जर्मनी, यूके, इसराइल और इंडिया। ये 4 प्रिंसिपल अलाइज हैं। फिर उसके लैकीज़ हैं, कोरिया, साउथ जापान, उसके जो थल्ले लगे हैं, मोरक्को, इंडोनेशिया, दिस काइंड्स ऑफ कंट्रीज। तो ये सब देखते हुए माहौल, अब पाकिस्तान ने भी तो तय करना है ना हमने कहाँ जाना है। ईरान अगर सर्वाइव करता है, अगर अमेरिका एक टोटल वॉर के लिए नहीं जाता, टोटल वॉर के लिए जाता है, तो फिर अमेरिका का सवाल ही ख़त्म हो जाएगा, फिर अमेरिकन एम्पायर नहीं बचता, ठीक है ना। अमेरिका बचेगा, अमेरिकन एम्पायर नहीं बचेगा। और अगर अभी अमेरिका रिट्रीट करता है और कुछ देर के लिए हम अपने खत्ते में अमन देखते हैं, तो ईरान फिर भी अंदाता एक किस्म का बड़ा तगड़ा बन के निकलेगा। तो इधर और सिनेरियो के अंदर ए डिपार्चर फ्रॉम अमेरिकनिज्म इनएविटेबल है, इनएविटेबल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसको मज़ीद परसू करना चाहिए। अगर मेरा गला ख़राब है तो मैं ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, मैं थोड़ा सा थकावट भी हो रही, इसकी वजह से मैं माज़र चाहता हूँ। लेकिन जो ओवरऑल कैफियत है, मुझे उसके अंदर यू टर्न एक प्रिंसिपल लेवल पे नज़र नहीं आ रहा। एक कौम के अंदर एक अज़म तैयार होता है ना कि अच्छा अब हमने पूरी कौम की जहन साजी करनी है कि उनको हमने यू टर्न दिलवाना है अमेरिका से एक और दुनिया की तरफ, एक और ज़िंदगी की तरफ। वो लेवल्स ऑफ एट द लेवल्स ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन वो नज़र नहीं आ रही। तो मेरी राय है कि हम डबल डाउन करने लगे अमेरिका के मामले में, हम अमेरिका के साथ ही खड़े रहने वाले हैं इस मामले के अंदर। तो लॉन्ग टर्म आप देख लीजिएगा, इसका नुकसान होगा। अभी ईरान की बारी है, फिर तुर्की की बारी आएगी, फिर सऊदी अरेबिया की बारी आएगी। हमारा खित्ता डिस्टेबलाइज होता जाएगा जब तक कि इसराइल राम नहीं होता। क्योंकि इसराइल का मामला जो मुझे लगता है अब वो सियासी अक्लो समझ से बढ़ गया, वो पेश गोई की रेल में चला गया।
मजहबी पेश गोई की रेल में चला गया। अब जेनेरिक या रेगुलर पॉलिटिकल साइंस या मंतक के वो उस फार्मूलों पे मैं उसको अगर मापने की कोशिश करूँगा, तो मैं जुर्म का मुर्तकिब हूँगा। अब वो किसी और ही टेंजेंट के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। इसको मद्देनज़र रखते हुए उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।